गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक अपना था मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आज अपने डिस्कशन कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही थी उस ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें से एक कॉमन फैक्टर ले रहे हैं आप लोग CO2 कंसंट्रेशन, यानी CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को अफेक्ट कर रही थी। आपको ये पता था कि CO2 कंसंट्रेशन जो है वो हाई थी, ज्यादा हो गई थी। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने कहा कि सर पीएच वैल्यू जो है वो क्या हो रही थी, डिक्रीज। CO2 कंसंट्रेशन आई, पीएच डिक्रीज, और पीएच डिक्रीज होते ही स्टोमेटा आपका क्या हो रहा था, स्टोमेटा जो है वो आपके क्लोज हो गए थे। यानी CO2 की हाई कंसंट्रेशन जो है वो स्टोमेटा को क्लोज कराएगी और CO2 जो है उसकी लो कंसंट्रेशन जो है वो स्टोमेटा को क्या कराएगी, ओपन कराएगी। तो कहने का मीनिंग हुआ कि CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को अफेक्ट कर रही है। सेकंड फैक्टर आप लोग ले रहे हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को लाइट जो है, लाइट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। देखो लाइट वैसे तो लाइट का इफेक्ट जो है, क्योंकि आपने कहा कि सर डे टाइम जो है, डे टाइम जो है उसमें स्टोमेटा क्या हो रहे थे, ओपन, एंड नाइट के अंदर जब लाइट नहीं थी तो ऐसी सिचुएशन में स्टोमेटा क्या हो रहे थे, क्लोज थे। यानी स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग से रिलेटेड लाइट जो है वो भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन है, वो भी कहीं ना कहीं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को अफेक्ट कर रहा है। आप देख रहे होंगे लो पीएच जो है, लो पीएच वैल्यू जो है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एसिडिक पीएच जो है वो क्या कर रहा है, स्टोमेटा को क्लोज। और हाई पीएच वैल्यू जो है, हाई पीएच जो है, यही मान लें कि बेसिक पीएच जो है वो क्या कर रही है, स्टोमेटा को ओपन। कल हमने मैकेनिज्म में स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन हाइपोथेसिस में भी ये स्टडी किया था। तो पीएच भी अफेक्ट कर रही है, लाइट भी अफेक्ट कर रही है, CO2 कंसंट्रेशन भी अफेक्ट कर रही है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। और इसके अलावा आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो कहीं ना कहीं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कल देखा था कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स थे, साइटोकाइनिन्स जो थे वो तो क्या कर रहे थे, स्टोमेटा को ओपन करवा रहे थे या ओपनिंग में हेल्पफुल थे। और इसके अलावा आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि ABA हार्मोन जो था, एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो था, वो स्टोमेटा को क्लोज करवा रहा था। तो कुल मिला के आप लोग इन 4 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके जस्ट बाद अपनी बात करेंगे द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। देखो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं यही फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टोमेटा को क्लोज करवाएगा या ओपन कराएगा वो कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट करने वाला है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन की रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो है उनका भी अपने डिस्कशन करेंगे। देखो फर्स्ट टाइप के फैक्टर ले रहे हैं आप लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। इन एक्सटर्नल फैक्टर यानी जो प्लांट से रिलेटेड नहीं, प्लांट के आउटसाइड है, एटमॉस्फेरिक फैक्टर है ये मोस्टली। तो इनमें से आप बात करें, फर्स्ट फैक्टर ले रहे हैं आप लोग एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कैसे अफेक्ट कर रही है। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटमॉस्फेरिक
ह्यूमिडिटी है। यानी जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी नेचर के अंदर उतनी ही ट्रांसपिरेशन की रेट क्या होगी, लो। और ह्यूमिडिटी नहीं होगी, एटमॉस्फेयर जो ड्राई है, ड्राई एयर होगी, तो ऐसी सिचुएशन में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा फैक्टर आप ले रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर में टेम्परेचर या लाइट ले लेते हैं। लाइट जनरली क्या होती है, जो लाइट है वो आपको ब्लू और रेड जो लाइट है वही मिलती है। ब्लू लाइट जो है, ब्लू लाइट रेट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। यानी जो ब्लू लाइट है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज कर रही है। और दूसरा लाइट का जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, इनडायरेक्टली वो भी है ऑन टेम्परेचर। और जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा वैसे ही ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांसपिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगी व्हेन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्यों होगा, लाइट की वजह से इनडायरेक्टली टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से भी क्या होती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई हो सकती है। थर्ड फैक्टर आप ले सकते हैं विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी जो है वो भी कहीं ना कहीं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रही है। देखो हाई विंड वेलोसिटी जो होगी, हाई विंड वेलोसिटी, उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। यानी हाई विंड वेलोसिटी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इसलिए इंक्रीज करेगी, मान लो ये कोई प्लांट है और इसकी ये लीफ थी, इस लीफी एरिया के अंदर क्योंकि ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर वेपर जो है वो कहाँ आने वाली है, इसी एरिया में रहेगी, यानी यहाँ ह्यूमिडिटी हाई रहेगी। और हाई विंड वेलोसिटी होगी तो ये ह्यूमिड एयर जो है वो स्प्रेड हो जाएगी, दूर चली जाएगी, तो इस एरिया में ड्राई एयर आएगी, उसी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो विंड वेलोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, भी आपके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने वाला मेन फैक्टर है। इसके अलावा आप बात करें कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में और क्या फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, तो एक आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर जो है वो भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भी, टेम्परेचर के। यानी जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करोगे वैसे ही रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर लेते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। नेक्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर है आपका, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी अफेक्ट होती है। तो फिफ्थ नंबर ले लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस टाइप से अफेक्ट करता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो इफेक्ट ह्यूमिडिटी का था वैसा ही इफेक्ट किसका पड़ने वाला है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट पड़ने वाला है। किस पे भाई, आपके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार क्या पूछ लेता है, कई बार वो आप लोगों से पूछ लेता है कि व्हेन वी शिफ्ट एनी प्लांट फ्रॉम प्लेन एरिया टू hilly area, then rate of transpiration will increase or decrease, zero effect or both। ये इस टाइप से ऑप्शन दे देता है, ए बी सी और डी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आप देखें इससे इसका लिंक जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से है, क्योंकि प्लेन एरिया पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और हिली एरिया पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज।
और प्रेशर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन वी शिफ्ट ए प्लांट फ्रॉम प्लेन एरिया टू हिली एरिया देन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी इंक्रीज। तो ये अपना था एक्सटर्नल सम एक्सटर्नल फैक्टर, और इसके अलावा सम एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस भी ले सकते हो, एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सम एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की भाई मर्क्यूरिक एसीटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये ऐसे मटेरियल है जो क्या करते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करते हैं। तो एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी नेम से क्लियर है, एंटी ट्रांसपेरेंट यानी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को क्या करने वाले हैं, डिक्रीज करने वाले हैं। इसके अलावा ईडी एफसीसी एसिड हार्मोन की बात कर रहे थे अभी आप लोग, वो भी क्या कर रहा है, एंटी ट्रांसपेरेंट का काम कर रहा है। इसके अलावा आप लोग बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड जो है, सैलिसिलिक एसिड जो है वो भी क्या करेगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या करवा देगा, डिक्रीज करवा देगा। तो ये तो अपने 5 to 6 एक्सटर्नल फैक्टर हुए व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। उसके जस्ट बाद बात करते हैं हम सम इंटरनल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। देखो इंटरनल फैक्टर्स की बात करें आप लोग, तो उन इंटरनल फैक्टर्स में आपके जो ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो प्लांट से रिलेटेड होंगे, यानी दोज फैक्टर व्हिच आर रिलेटेड विद डायरेक्टली विद प्लांट्स, तो उनको बोलेंगे आप लोग इंटरनल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसमें सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वो आपका आता है नंबर ऑफ स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा की जो नंबर है, नंबर ऑफ स्टोमेटा, पोजीशन ऑफ स्टोमेटा, यानी नंबर और पोजीशन ऑफ स्टोमेटा जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है। जैसे इसी से रिलेटेड एक आता है स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स होता है आपका नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया अपॉन में नंबर ऑफ स्टोमेटा प्लस में नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ये आपका होता है स्टोमेटल इंडेक्स एसआई। जितनी ज्यादा स्टोमेटल इंडेक्स होगी उतनी ही रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगी, और जितनी एसआई जो है वो कम होगी, टी आर जो है वो एसआई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा कब होगी, जब स्टोमेटल इंडेक्स इंक्रीज होगी। और स्टोमेटल इंडेक्स कैसे इंक्रीज होगी, देखिए मान लो ये आपके पास कोई लीफ थी, ये जो लीफ थी इसमें इस टाइप से ये 2 स्टोमेटा, मैंने 3 स्टोमेटा जो है वो ड्रॉ कर दी। ये आपके एपिथेलियम सेल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये एपिडर्मल सेल्स, सॉरी टोटल एपिडर्मल सेल्स थी 8 और नंबर ऑफ स्टोमेटा जो थे 1 2 एंड 3 थे। तो आपका एस हो जाएगा 3 अपॉन में 3 प्लस में 8, ये आ जाएगा आपकी एस आई वैल्यू। स्टोमेटल इंडेक्स कितनी हो जाएगी, इस टाइप से आता है एस अपॉन में एस प्लस में ई, यहाँ ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एपिडर्मल सेल को, एस कर रहा है स्टोमेटल सेल्स को। तो कुल मिला के आपका स्टोमेटा की नंबर। फिर बात करते हैं पोजीशन की। देखो कई बार क्या होता है लीफ में अपर सरफेस पे, सरफेस जो है उस पे स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा एट अपर सरफेस, तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है टी आर जो है उसके इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। कई बार स्टोमेटा जो होते हैं वो सनकन स्टोमेटा होते हैं। सनकन स्टोमेटा आप लोगों ने लास्ट ईयर एनाटॉमी में स्टडी किए थे कि जिस टाइप से मान लो ये स्टोमेटा था, ये एपिडर्मल सेल्स थी, ये एपिडर्मल सेल्स इस टाइप से अंदर की तरफ थी और यहाँ स्टोमेटा डेवलप हुआ, इस टाइप से स्टोमेटा जो थे अंदर की तरफ घुसे हुए थे उनको बोलते हैं सनकन स्टोमेटा। तो सनकन स्टोमेटा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो सकती है, थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि पोजीशन जो है वो स्टोमेटा की वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। इसके अलावा आपने कहीं ट्राइकोन की या यूं वाले की सम स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन स्टोमेटल एरिया, ये भी कहीं ना कहीं क्या करती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करने का काम कर रही है। इसके अलावा लीफ कौन से टाइप की है,
एपिस्टोमेटिक लीफ होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, हाइपोस्टोमेटिक लीफ होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा थोड़ा सा। इंटरनल फैक्टर में आप लोग सेकंड इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं, वो आपका आता है रूट शूट रेशो। रूट शूट रेशो यानी प्लांट में रूट और शूट का रेशियो क्या है, जितना ज्यादा हाई रूट शूट रेशियो होगा उतना ही ट्रांसपिरेशन की रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। टी आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट शूट रेशियो, यानी ट्रांसपिरेशन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रूट शूट एंड शूट की जो रेशियो है उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो किस टाइप से होगी। इसके अलावा एक लास्ट फैक्टर बात कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर की बात करें, वो थर्ड नंबर आपका आता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। यानी लीफ का ओरिएंटेशन किस टाइप से है, वो मतलब फुली एक्सपोज है लाइट के अंदर या पार्शियली एक्सपोज है, ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। यानी फुली एक्सपोज लीफ होगी तो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई होगी, और मान लो लीफ जो है वो कवर्ड होगी, अदर लीफ से कवर्ड होगी, तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगी, कम होगी। लीफ का ओरिएंटेशन किस टाइप का है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करवाती है, आपके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेगी। यानी लीफ डायरेक्टली लाइट के कांटेक्ट में है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, और लीफ जो है वो इनडायरेक्ट लाइट के कांटेक्ट में है तो ट्रांसपिरेशन की रेट भी क्या होगी, आपके कम होगी। तो ओरिएंटेशन देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन की बात करें तो आप ये कहेंगे कि सर वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन से मेथड से हो रहा था, पैसिव मेथड से। पैसिव मेथड के लिए फोर्स कौन जनरेट कर रहा था, ट्रांसपिरेशन के थ्रू फोर्स जनरेट हो रहा था, मतलब ट्रांसपिरेशन की वजह से ही क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा है। इसके अलावा आप बोलोगे सर असेंट ऑफ सैप जो है, असेंट ऑफ सैप भी किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है। इसके अलावा आप लोग यूं बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स। सब मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी किसके थ्रू हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। इसके अलावा प्लांट के ऊपर कूलिंग इफेक्ट डालता है, कूलिंग इफेक्ट ऑन प्लांट। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन जो है वो ट्रांसपिरेशन हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स जो है उनको भी अफेक्ट कर रहा है। इट अफेक्ट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स आर मेंटेन बाय ट्रांसपिरेशन। यानी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है उसी की वजह से वाटर जो है वो सोइल से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वापस रेन की फॉर्म में सोइल के अंदर आ जाएगा। इस टाइप से जो हाइड्रोलॉजिकल जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में स्टडी करें तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने का काम भी किसका है, आपके ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज में भी आप लोगों का ट्रांसपिरेशन जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है गैसेस एक्सचेंज को। देखो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस आपने कहा कि टोटल एब्जॉर्ब्ड वाटर जो है उसका अप्रोक्स 98 to 99% वाटर जो है, 99% वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। 98 to 99% यानी ओनली 1 to 2% यूज्ड in photosynthesis process। यानी टोटल एब्जॉर्ब्ड वाटर का ओनली 1 to 2% वाटर जो है वो ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज हो रहा है। इट मींस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस हुई जो रियल में अननेसेसरी प्रोसेस है। यानी प्लांट के लिए वैसे ही देखा जाए तो क्या है, हार्मफुल प्रोसेस है। यानी इसमें जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है वो लॉस हो रहा है, इसका मतलब वाटर एब्जॉर्ब भी क्यों किया, तो अननेसेसरी प्रोसेस है। इसी अननेसेसरी प्रोसेस से रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट दो कोट्स जो है वो डायरेक्टली पूछ जाती है। एक साइंटिस्ट था, आप लोगों का नोट डाल के लिख रहे हैं इसको अलग से अपने, एक साइंटिस्ट था कर्टिस,
कर्टिस ने इस ट्रांसक्रिप्शन को नेम दिया था, वो था एसेंशियल एविल ऑफ प्लांट्स। यानी प्लांट्स के लिए जो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो एसेंशियल एविल है, ये बात किसने बताई थी? कर्टिस ने। और इसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट था स्टीवार्ड। स्टीवार्ड का कॉन्सेप्ट था, इसने बताया था अनअवॉइडेबल एविल ऑफ प्लांट। ये डायरेक्टली एग्जाम्स में कई बार पूछ लेता है कि अनअवॉइडेबल किसने दिया था और एसेंशियल। देखो इसको वैसे तो कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी अपने थोड़ा सा याद रखें। सी के नजदीक आता है ज्यादातर अल्फाबेट पे बात करें तो ई, सी और ई पास आ रहा है, मतलब एसेंशियल वाली बात तो किसने बताई? कर्टिस ने। और एस और यू भी अल्फाबेट्स के अंदर पास पास में आ रहे हैं, तो इस वजह से आप भी बोल सकते हैं कि स्टीवर्ड का था अनअवॉइडेबल और कर्टिस का था आपका एसेंशियल एविल का कॉन्सेप्ट। तो ये था आपका ट्रांसपिरेशन का जो ऑफ लिक्विड or we can say water in the form of drops from margin of leaf। यानी लीफ की मार्जिन से वाटर जो है उसका ड्रॉप के फॉर्म में लॉस जो है वही क्या कहलाता है आप लोगों का? गटेशन कहलाता है। देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है आप लोगों का? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो लॉस ऑफ वाटर या गटेशन की जो प्रोसेस है मोस्टली हाइडेनथोर्ड के थ्रू होती है। हाइडेनथोर्ड्स जो होते हैं जिनको जनरली बोलते हैं जलरंधर। क्या बोलते हैं भी? जलरंधर, यानी वाटर स्टोमेटा। वाटर स्टोमेटा बोलते हैं। हाइडेनथोर्ड्स जो जलरंधर है या वाटर स्टोमेटा जो होते हैं, उन वाटर स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है उसका ड्रॉप्स की फॉर्म में रिलीज होना ही क्या है भाई आप लोगों का गटेशन की प्रोसेस है। और जनरली ये कौन सी सरफेस से, कौन से एरिया से होना होगा भी? आपके मार्जिन ऑफ लीफ से। अपने को पता है कि इस टाइप से लीफ जो है उस लीफ एरिया के अंदर वेन्स जो है, वेन्स एंड वेनलेट्स जो है लीफ मार्जिन, और इन्हीं लीफ मार्जिन में बात करें तो ये आपकी आती है वेन एंडिंग। इन्हीं वेन एंडिंग से वाटर जो है उसका ड्रॉप्स की फॉर्म में रिलीज होना ही क्या है आपको लोगों का? वो है गटेशन। और इन एरियाज पे प्रेजेंट होते हैं हाइडेनथोर्ड्स। इन हाइडेनथोर्ड्स जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यदि अलग से पूछे और पूछे अपने से तो इनमें से गटेशन occurs in morning time or in the absence of transpiration। यानी जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस एब्सेंट होगी उस सिचुएशन में आप लोगों को गटेशन देखने को मिलेगा। और इस गटेशन में जो वाटर लॉस है वो मोस्टली कैसा होता है? इम्प्योर वाटर होता है। ऐसा वाटर है भी इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर वाटर है मतलब वाटर प्लस में सम इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट है वो भी अपने को मिलने वाले हैं गटेशन की प्रोसेस में। और ट्रांसपिरेशन में कैसा था भी? प्योर वाटर था। दूसरा प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गटेशन। गटेशन के लिए क्या जरूरी है? रूट प्रेशर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गटेशन के लिए। अब इन हाइडेनथोर्ड्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है उनका डिस्कशन भी अपने करने वाले हैं। हाइडेनथोर्ड्स के अंदर जनरली क्या होते हैं? इनएक्टिव टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं इनएक्टिव टाइप ऑफ स्टोमेटा की बात करें आप लोग तो ये हाइडेनथोर्ड की स्ट्रक्चर है। और इसमें इनएक्टिव टाइप ऑफ गार्ड सेल्स होती है, यानी ये गार्ड सेल क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं होती, ये ओपन होते हैं। 24 आवर्स क्या लगते हैं? ये 24 आवर्स के लिए ओपन होते हैं या ऑलवेज ओपन रहते हैं। इसके अलावा इसमें आप लोग देखोगे स्टोमेटा के जस्ट नीचे गार्ड सेल के नीचे सब स्टोमेटल
या स्टोमेटल कैविटी होती है। इनके नीचे जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, ये पेरेन्काइमा है। ये पेरेन्काइमा जो होती है जिनको आप बोलते हैं एपिथेम, और इन्हीं एपिथेम्स के नीचे वाली साइड में होती है ट्रेकिड्स यानी जाइलम ट्रेकिड्स। जाइलम ट्रेकिड्स के अंदर जो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा किसके थ्रू, रूट प्रेशर के थ्रू, जो पॉजिटिव प्रेशर आएगा उन्हीं पॉजिटिव प्रेशर की वजह से ये जो वाटर है या यूं मान लें कि जो लिक्विड है वो आएगा आपके इन पेरेन्काइमेटस सेल्स के पास, और पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है इनसे वाटर जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप्स की फॉर्म में यहाँ इन हाइडेनथोर्स के थ्रू लॉस होता जाएगा, इसी को आप बोलते हैं गटेशन। तो ये आपके हाइडेनथोर्ड की स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा गटेशन का टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता है। ऑफ सेफ फ्रॉम इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का जो इंजर्ड पार्ट है उस इंजर्ड पार्ट से प्लांट का जो सेप है उसका लॉस होना ही क्या है कि आपका ब्लीडिंग है। और ब्लीडिंग के लिए भी आप लोगों का रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के लिए भी कौन सा फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका रूट प्रेशर, जो पॉजिटिव प्रेशर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके अलावा मैक्सिमम ब्लीडिंग जो है वो आती है आपके टोडी पाम के अंदर। टोडी पाम के अंदर जो है वो मैक्सिमम ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा ओपियम के अंदर, लेटेक्स, रबर, ये सारी चीजें आप लोग जो ऑब्टेन करते हैं प्लांट से वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू ही ऑब्टेन होती है, अपने को ब्लीडिंग के थ्रू ही ऑब्टेन होती है। तो कुल मिला के अपना ये टॉपिक जो है वो चैप्टर जो है ट्रांसलेशन के नेम से जो 12th आरबीएससी के अंदर दिया हुआ है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट